नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 1 के एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट के दूसरे भाग को। तो आज का वीडियो हमारा चालू होता है संगठन चैप्टर के साथ। आइए शुरू करते हैं। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के समूह के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अटेन ऑब्जेक्टिव बाई उर्विक, कीथ डेविस, कोट्स ओडोनेल या हैने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के समूह के रूप में संगठन को परिभाषित किया है कोट्स ओडोनेल ने। अगला प्रश्न है, संगठन को किए जाने वाले कार्य को पहचानने और समूहीकृत करने की प्रक्रिया एवं जिम्मेदारी और अधिकारों को परिभाषित एवं प्रत्यायोजित करना इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? ऑर्गेनाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी हैज़ बीन डिफाइंड बाई कीथ डेविस, एलन, हैने या उर्विक। तो ये परिभाषा एलन ने दी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जब संगठन शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है? When the word organization is used as verb, it means कार्य, फंक्शन, प्रक्रिया, प्रोसेस, साधन, मीन्स या संरचना, स्ट्रक्चर। तो देखो, जब संगठन का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है तो इसका अर्थ होता है प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। संगठन एज अ वर्ब यूज किया जाएगा तो वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है प्रोसेस। अगला प्रश्न है, संगठन एक प्रक्रिया है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रदर्शन किए जाने वाले कार्य की पहचान और समूहीकरण, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड, जिम्मेदारी और अधिकार को परिभाषित और प्रत्यायोजित करना, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी, दोनों और ब या उपरोक्त में से कोई नहीं, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों ही बातें सही हैं। संगठन में दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। एक तो कार्य की पहचान की जाती है और उसकी ग्रुपिंग की जाती है, समूहीकरण किया जाता है। और जब कार्य का समूहीकरण हो जाता है तो अलग अलग लोगों को उस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ दायित्व दिए जाते हैं और कार्य को जो है डेलीगेट कर दिया जाता है। तो संगठन की प्रक्रिया में ये सारे काम होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व हमेशा से प्रवाहित होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम सुपीरियर से अधीनस्थ, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, अधीनस्थ से सुपीरियर, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, और ब दोनों, बोथ, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखो, उत्तरदायित्व जो है ना हमेशा हायर मैनेजमेंट का ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अधीनस्थ से सुपीरियर की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका उत्तरदायित्व भी बढ़ता चला जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकार हमेशा प्रवाहित होता है। सुपीरियर से अधीनस्थ, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, अधीनस्थ से सुपीरियर, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, दोनों और ब, बोथ, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो अथॉरिटी की बात हो रही है। अथॉरिटी जो है हमेशा सुपीरियर से अधीनस्थ की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही कार्यकारी या विभागीय प्रमुख द्वारा प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण किए जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या एक औसत फर्म में सीमित होनी चाहिए। यानी ये कह रहा है कि एक पर्यवेक्षक जो है अधिक से अधिक सामान्य तौर पे औसतन कितने व्यक्तियों को कंट्रोल कर सकता है। तो इसके लिए जो मानक बना हुआ है वो है 6 लोगों का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठन की अवधारणा नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तंत्र अवधारणा, मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट, समूह अवधारणा, ग्रुप कॉन्सेप्ट, प्रक्रिया अवधारणा, प्रोसेस कॉन्सेप्ट, या व्यक्तिपरक अवधारणा, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्यक्तिगत अवधारणा संगठन की कोई अवधारणा नहीं है। बाकी मैकेनिज्म, ग्रुप और प्रोसेस का कॉन्सेप्ट जो है संगठन में लागू होता है। अगला प्रश्न है, संगठन की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन?
गतिविधियों का समूह बनाना, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, गतिविधियों की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग ऑफ एक्टिविटीज़, गतिविधियों को सौंपना, असाइनिंग ऑफ एक्टिविटीज़ या गतिविधियों का प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब संगठन किया जाता है तो सबसे पहले तो हमें गतिविधियाँ पहचान करनी पड़ती हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें किया जाना है। जब गतिविधियाँ तय हो जाती हैं तो उनकी ग्रुपिंग की जाती है। कई गतिविधियों को एक साथ मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप की गतिविधियों को पूरा करने के लिए किसी को असाइन किया जाता है कि भाई इस ग्रुप में जितने भी काम हैं आप लोगों को करना है। ठीक है, और उसके बाद एक्टिविटीज़ को डेलीगेट किया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो संगठन की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होगा? गतिविधियों की पहचान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, संगठन की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज संबंधों की स्थापना करना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स, गतिविधियों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, गतिविधियों को सौंपना, असाइनिंग द एक्टिविटीज़, गतिविधियों का प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन ऑफ एक्टिविटीज़। तो देखो, संबंधों की स्थापना करना ये अंतिम स्टेप होता है संगठन का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक संगठन अपने सदस्यों के बीच कैसा संबंध स्थापित करता है? एन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशेज अ रिलेशनशिप एमंग इट्स मेंबर। सहकारी, कोऑपरेटिव, कार्यात्मक, फंक्शनल, भावनात्मक, इमोशनल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि जब कोई संगठन बनता है तो सदस्यों के बीच में एक कोऑपरेटिव यानी सहकारी संबंध स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, कोन्स ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। अकॉर्डिंग टू कोन्स ओडोनेल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप आर 4, 6, 7 या 8। तो कोन्स ओडोनेल ने 7 स्टेप बताए हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाई उच्चतम प्रबंध, टॉप मैनेजमेंट, मध्यम प्रबंध, मिडिल मैनेजमेंट, निम्न प्रबंध, लोअर मैनेजमेंट या संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो देखो, संगठन बनाने का उत्तरदायित्व टॉप मैनेजमेंट का यानी उच्चतम प्रबंध का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह बात किसने कही है? यह कथन किसका है? रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉय इट। द स्टेटमेंट इज गिवन बाई पीटर एफ ड्रकर, टेरी, एलन या ब्रेच। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पीटर एफ ड्रकर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि यदि संगठन संरचना जो है गलत हो जाए तो ऐसे केस में वो परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करती है और यहाँ तक कि पूरे संगठन को भी बर्बाद कर सकती है। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व तो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ऑफ अधीनस्थ का, अधिकारी का और व दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक अधिकारी के पास उत्तरदायित्व तो होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बेसिकली अधिकारियों के पास होते हैं। यदि कोई नीचे का कर्मचारी गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी जितनी बनती है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी कहीं उसके ऊपर के अधिकारी की बनती है कि उसने गलत काम करने कैसे दिया या गलत काम होने कैसे दिया। अगला प्रश्न है, प्रत्यायोजन किया जा सकता है। डेलीगेशन कैन बी डन अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का या इनमें से किसी का नहीं। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या नन ऑफ दीज। तो देखो, आप अपने अधिकार दूसरे को दे सकते हो। आप दूसरे से काम कराना चाहते हो, अपने अधिकार आपने दूसरे को दे दिया कि भाई हम आपको अधिकार देते हैं कि आप ये काम करिए, लेकिन उत्तरदायित्व अपना आप नहीं दे सकते, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही भी नहीं दे सकते। ठीक है, अधिकार केवल आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद यदि सामने वाले से कोई गलती हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तो आपकी ही होगी, भले वो गलती सामने वाले ने की हो। इसलिए अधिकार का प्रत्यायोजन किया जा सकता है लेकिन उत्तरदायित्व और जवाबदेही का नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अथॉरिटी यानी प्राधिकरण प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, प्रत्यायोजित किया जा सकता है, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, कैन बी डेलीगेटेड, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज।
तो देखो अथॉरिटी यानी एक तरीके से अधिकार की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो अधिकार को प्रत्यायोजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जा सकता है, कैन बी डेलीगेटेड। प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि उत्तरदायित्व को कभी भी डेलीगेट आप नहीं कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। अधिकार दे सकते हैं दूसरे को, लेकिन उत्तरदायित्व कभी भी दूसरे को आप नहीं दे सकते। अगला प्रश्न है, अधिकार एवं उत्तरदायित्व होना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल, अनइक्वल। अधिकार उत्तरदायित्व से अधिक होना चाहिए या अधिकार उत्तरदायित्व से कम होना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल, अनइक्वल। अथॉरिटी शुड बी मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी मोर देन अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि किसी व्यक्ति को आप जितना उत्तरदायित्व दे रहे हैं उसी हिसाब से आप अधिकार भी दीजिए, तभी वो अपने काम को सही तरीके से कर पाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकार का स्रोत है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज अनौपचारिक, औपचारिक, यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज इनफॉर्मल, फॉर्मल, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो देखो अधिकार कभी भी औपचारिक तौर पे मिलता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। टॉप मैनेजमेंट जो है प्लानिंग करता है, संगठन बनाता है, और संगठन में अधिकार भी टॉप मैनेजमेंट ही देता है। अधिकार जो है औपचारिक तौर पे ही आता है। अगला प्रश्न है, क्या दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। व्हाट सीक टू इन्फ्लुएंस अदर्स। अधिकार, अथॉरिटी, शक्ति, पावर, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी या उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पावर। व्यक्ति के पास जो पावर होती है वो अपने पावर के बल पे वो दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, अधीनस्थों को आदेश देने, निर्णय लेने आदि के लिए एक वरिष्ठ का अधिकार है। व्हाट इज द राइट ऑफ सुपीरियर टू गिव ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट और टेक डिसीजन एक्सेट्रा। प्राधिकरण यानी अथॉरिटी, उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एक वरिष्ठ आदमी के पास अधीनस्थ को आदेश देने का जो अधिकार होता है या निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो व्यक्ति ऑथोराइज होता है वही ये सारे काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वरिष्ठ प्रतिनिधि नहीं दे सकता है। और सुपीरियर कैन नॉट डेलीगेट। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अधिकार और कर्तव्य ये डेलीगेट किए जा सकते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व का डेलीगेशन कभी भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक अधीनस्थ का दायित्व है कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपे गए कर्तव्य का पालन करे। इसे क्या कहा जाएगा। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड बाई हिज सुपीरियर। अधिकार, अथॉरिटी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर या जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिम्मेदारी। एक अधीनस्थ की ये जिम्मेदारी है कि उसके सीनियर या वरिष्ठ जो उसे काम सौंपे वो उसे पूरा करे। अगला प्रश्न है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के क्वेश्चन अब आ गए। विकेंद्रीकरण उपयुक्त है। डिसेंट्रलाइजेशन इज सुटेबल फॉर। छोटे आकार के उपक्रमों के लिए, फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज। मध्यम आकार के उपक्रमों के लिए, मीडियम साइज इंटरप्राइजेज। बड़े आकार के उपक्रमों के लिए, लार्ज साइज इंटरप्राइजेज या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो लार्ज साइज इंटरप्राइजेज हैं, बड़े आकार के जो उपक्रम होते हैं, वहाँ पे विकेंद्रीकरण जो है ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। और यदि एक सेंट्रल लेवल पे सारे डिसीजन लिए जाएं, सारे काम किए जाएं, तो उसकी जानकारी बाकी कर्मचारी तक पहुंचने में, कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है, यानी अलग अलग लेवल पे छोटे छोटे ग्रुप में लोगों को निर्णय लेने का अधिकार दे देना, कार्य करने का अधिकार दे देना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं बड़े लेवल के इंटरप्राइजेज में। अगला प्रश्न है, निम्न स्तरीय प्रबंधकों के लिए अधिक उपयुक्त है। फॉर लोअर लेवल मैनेजर्स मोर सुटेबल इज। केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं या और व दोनों।
तो देखो निम्न स्तर पे जो प्रबंधक काम करते हैं उनके लिए विकेंद्रीकरण जो है ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि विकेंद्रीकरण जब किया जाता है तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे भी डिसीजन लेने के कुछ हद तक अधिकार दे दिए जाते हैं, और इससे जो है निम्न स्तरीय प्रबंधकों को फ़ायदा मिलता है। वो अपने ही लेवल पे डिसीजन ले पाते हैं। कोई भी काम करने के लिए उच्च अधिकारियों से अनुमति लेना और अप्रूवल लेना ये ज़रूरी नहीं होता है, तो काम ईजिली हो पाता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम प्रबंध के कार्यभार में कमी करता है। वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट रिड्यूस। केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, इनमें से कोई नहीं या और व दोनों। तो देखो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। जब डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, विकेंद्रीकरण किया जाता है, तो लोअर लेवल के मैनेजमेंट को भी बहुत सारे काम करने का अधिकार दे दिया जाता है, और इससे टॉप मैनेजमेंट के पास हर तरीके के काम नहीं आते हैं, हर तरीके का डिसीजन का बोझ नहीं आता है। ठीक है, इससे उनके कार्यभार में कमी होती है। अगला प्रश्न है, जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो अधीनस्थों की पहल बढ़ाई जाती है, मारी जाती है, प्रभावित नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं। व्हेन अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड, इनिशिएटिव ऑफ सबऑर्डिनेट इज इनहेंस्ड, इज किल्ड, इज नॉट अफेक्टेड, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तो जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके द्वारा जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में विविधीकरण कम हो जाता है, बढ़ जाता है, प्रभावित नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन द डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप डाइवर्सिफिकेशन इज रिड्यूस्ड, इज इंक्रीज्ड, इज नॉट अफेक्टेड, या नन ऑफ दीज। तो देखो जब विकेंद्रीकरण किया जाता है तो विविधीकरण भी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसीजन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अलग अलग लेवल पे डिसीजन लिए जाने लगते हैं, तो इसकी वजह से भिन्न भिन्न तरीके की विचारधाराएं आती हैं, भिन्न भिन्न तरीके के निर्णय आते हैं, और इससे विविधीकरण बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकृत संगठन में कर्मचारी है अत्यधिक प्रेरित, मध्यम रूप से प्रेरित, प्रेरित नहीं, या हतोत्साहित। इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज आर हाईली मोटिवेटेड, मॉडरेटली मोटिवेटेड, नॉट मोटिवेटेड, या डीमोरलाइज्ड। तो यहाँ पे जब विकेंद्रीकरण को अपनाया जाता है तो कर्मचारियों को ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं, उनकी बातों को महत्व दिया जाता है, और इससे उनको प्रेरणा मिलती है, वो अत्यधिक प्रेरित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। एक विकेंद्रीकृत उद्यम में मनोबल होता है। इन अ डिसेंट्रलाइज इंटरप्राइज मोरल इज हाई, लो, नॉट अफेक्टेड, या नन ऑफ दीज। तो डिसेंट्रलाइजेशन से कर्मचारियों का मोरल भी हाई होता है, क्योंकि डिसीजन लेने में उनकी भी राय ली जाती है, या उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है, इससे उनका मोरल हाई हो जाता है। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत निर्णय हैं अंडर डिसेंट्रलाइज सेटअप डिसीजन आर जल्दी लिए गए, टेकन क्विकली धीरे धीरे लिए गए, टेकन स्लोली प्रभावित नहीं, नॉट अफेक्टेड, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था में निर्णय जल्दी ले लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकृत फर्म में समन्वय हो जाता है। इन अ डिसेंट्रलाइज फर्म कोऑर्डिनेशन बिकम्स आसान, ईजियर, मुश्किल, डिफ़िकल्ट, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुश्किल। ये विकेंद्रीकरण की एक कमी है कि विकेंद्रीकृत फर्म में क्योंकि अलग अलग जगह पे डिसीजन लिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन में उसमें समस्या आने लगती है। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण में प्रशासनिक लागत उच्च है, कम है, इनमें से कोई नहीं, या प्रभावित नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन इज हाई, लो, नन ऑफ दीज, या नॉट अफेक्टेड। तो डिसेंट्रलाइजेशन करने से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेने के लिए विकेंद्रीकरण है। इन इमरजेंसी टू टेक क्विक डिसीजन डिसेंट्रलाइजेशन इज उपयुक्त, अप्रोप्रिएट, अनुचित, इनअप्रोप्रिएट, आवश्यक नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेने में विकेंद्रीकरण इनअप्रोप्रिएट माना जाता है। इसमें डिसीजन जो है कई बार गलत लिए जाने की संभावना होती है, क्योंकि लोअर लेवल के मैनेजमेंट के लोगों को उतना ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, छोटी चिंताओं के लिए विकेंद्रीकरण है।
फॉर स्मॉल कंसर्न डिसेंट्रलाइजेशन इज सुटेबल उपयुक्त, अनसुटेबल अनुपयुक्त, उदासीन इनडिफरेंट या इनमें से कोई नहीं। तो स्मॉल कंसर्न के लिए डिसेंट्रलाइजेशन अनुपयुक्त माना जाता है, अनसुटेबल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से केंद्रीकरण का क्या लाभ है? एमंग दीज विच इज एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन? दृढ़ता, इनफ्लेक्सिबिलिटी, उत्साह कम करना, डीमोटिवेटिंग, बेहतर मनोबल, इम्प्रूव्ड मोरल या दक्षता, इफिशियंसी। तो यहाँ पे देखिए केंद्रीकरण से दक्षता बढ़ती है, क्योंकि सारे डिसीजन हायर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। उनका अनुभव अच्छा है, उनकी दक्षता अच्छी है, इसलिए डिसीजन भी ज़्यादा अच्छे से लिए जा पाते हैं। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण क्या है? व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? ग्राहकों को प्रदान किए गए निर्णय लेने का अधिकार, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी प्रोवाइडेड टू कस्टमर। फर्म के अन्य सदस्यों के साथ साझा निर्णय लेने का अधिकार, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर्ड विथ अदर मेंबर्स ऑफ द फर्म। निर्णय लेने की शक्ति केवल वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाती है। डिसीजन मेकिंग पावर ओनली गिवन टू सीनियर एग्जीक्यूटिव या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फर्म के अन्य सदस्यों के साथ साझा निर्णय लेने का अधिकार, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर्ड विथ अदर मेंबर ऑफ द फर्म। फर्म के या संस्था के अन्य मेंबर को भी डिसीजन लेने का अधिकार दे दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का महत्व है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? अधीनस्थों के बीच पहल की गिरावट, डिक्लाइन इनिशिएटिव एमंग सबऑर्डिनेट्स, धीमे निर्णय लेना, स्लो डिसीजन मेकिंग। अधीनस्थों के बीच पहल विकसित करता है, डेवलप इनिशिएटिव एमंग सबऑर्डिनेट, या शीर्ष प्रबंधन की ओर तनाव, स्ट्रेस टूवर्ड टॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अधीनस्थों के बीच पहल विकसित करता है ये, ठीक है, यानी अधीनस्थ भी जो है अपनी ओर से पहल कर सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से विभागीकरण के क्वेश्चन चालू होते हैं। पहला प्रश्न है, विभागीकरण का कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ डिपार्टमेंटेशन ऑन वर्कर इज। कुशलता में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन इफिशियंसी। अकुशलता में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन इनइफिशियंसी। लापरवाही में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन नेग्लिजेंस या नैतिक पतन, मोरल डिके। तो विभागीकरण करने से कुशलता में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभागीकरण उपयुक्त है लघु उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए या सभी प्रकार के उद्योगों के लिए? तो देखो विभागीकरण यानी डिपार्टमेंटेशन जो है हमेशा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विभाग का अर्थ क्या है? डिपार्टमेंटेशन मीन्स गतिविधियों का समूह, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, वित्त का संग्रह, कलेक्शन ऑफ फाइनेंस, कर्मचारियों की भर्ती, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज या कर्मचारियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। गतिविधियों के समूह को जो है विभाग का नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्पाद के आधार पर विभाग किसके लिए उपयुक्त है? डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर बहुउत्पाद संगठन, मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्तर के संगठन, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सार्वजनिक उपयोगिताएं, पब्लिक यूटिलिटीज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। जहाँ पे किसी संगठन में बहुत सारे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने संगठन का डिपार्टमेंटेशन उत्पाद के आधार पे कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभागीकरण का लाभ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटेशन? लागत में वृद्धि, दक्षता में वृद्धि, बेहतर नियंत्रण, कार्यकारी विकास, इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन इफिशियंसी, बेटर कंट्रोल या डेवलपमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो देखो ये तीनों तो फायदे हैं, इफिशियंसी बढ़ती है, कंट्रोल बढ़ता है, एग्जीक्यूटिव पैदा होते हैं, डेवलप होते हैं, ये तीनों फायदे हैं। लेकिन लागत में वृद्धि होना जो है ये लाभ नहीं है, बल्कि एक कमी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विभाग की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंट? दक्षता में वृद्धि, इंक्रीज इन इफिशियंसी, लागत में वृद्धि, इंक्रीज इन कॉस्ट, विशेष कर्मचारियों की कमी, शॉर्टेज ऑफ स्पेशलाइज स्टाफ, निहित स्वार्थ विकसित होना, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। तो देखो
डिपार्टमेंटेशन की ये तीनों हानियाँ होती हैं, ठीक है, यानी सीमाएं होती हैं। ये पूछ रहा है कि सीमा कौन सी नहीं है, तो दक्षता में वृद्धि होना तो एक फायदा है, एक लाभ है, ये सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभागीकरण नियंत्रण को बनाता है। डिपार्टमेंटेशन मेक कंट्रोल आसान, ईजियर, मुश्किल, डिफ़िकल्ट, उदासीन, इंडिफरेंट या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। तो देखो विभागीकरण जो है कंट्रोल को थोड़ा सा मुश्किल बना देता है, ठीक है, सभी विभागों से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है नियंत्रण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभाग समन्वय को बनाता है। आसान, कठिन, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो डिपार्टमेंटेशन जो है कोऑर्डिनेशन को भी कठिन बना देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विभागीकरण की आवश्यकता क्यों है? वाई इज देयर अ नीड ऑफ डिपार्टमेंटेशन? विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन, प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल, स्वायत्तता, ऑटोनोमी या प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्पेशलाइजेशन। जब अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं तो हर विभाग में कुछ स्पेशल तरीके के काम किए जाते हैं, वहाँ के कर्मचारी उस कार्य में निपुण हो जाते हैं, स्पेशलाइजेशन डेवलप होती है, यही विभागीकरण का फायदा है। अगला प्रश्न है, विभागीकरण किसकी प्रक्रिया में मदद करता है? डिपार्टमेंटेशन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एकाग्रता, कंसंट्रेशन, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विभागीकरण से विकेंद्रीकरण करना आसान हो जाता है, अलग अलग विभाग में स्पेशलाइज कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं और लोअर लेवल पर डिसीजन लेने की क्षमता उनमें आ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं संगठन के बारे में। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता हैं। द फाउंडर ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कैरी, फेयोल, एप्ले या टेलर। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को एप्ले ने सबसे पहले बताया था, यही इसके जन्मदाता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगठन संरचना के प्रारूप हैं। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर 7, 6, 5 या 4। संगठन संरचना 7 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम अनुशासन होता है रेखा एवं कर्मचारी संगठन में, समिति संगठन में, रेखा संगठन में या क्रियात्मक संगठन में। मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्ट इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रेखा संगठन में यानी लाइन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा अनुशासन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेखा संगठन में अधिकार प्रवाहित होता है। इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप, किसी भी दिशा में, एनी डायरेक्शन या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रेखा संगठन में अधिकार जो है ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है, रेखा संगठन में अधिकार की रेखा है। इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन लाइन ऑफ अथॉरिटी इज स्पष्ट नहीं, नॉट क्लियर, स्पष्ट यानी क्लियर, प्रभावित नहीं, नॉट अफेक्टेड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन में अधिकार की जो लाइन होती है वो क्लियर होती है, स्पष्ट रूप से पता होता है कि किसके क्या अधिकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी रेखा संगठन के रूप में नहीं जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन? सैन्य संगठन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्केलर संगठन, विभागीय यानी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और समिति यानी कमेटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कमेटी जो है एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, रेखा संगठन नहीं होता है। बाकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों जो है रेखा संगठन के स्वरूप हैं। अगला प्रश्न है, संगठन का सबसे पुराना स्वरूप कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? रेखा, लाइन, रेखा और कर्मचारी, लाइन एंड स्टाफ, कार्यात्मक, फंक्शनल या आव्यूह, मैट्रिक्स। तो देखो रेखा संगठन सबसे पुराना संगठन स्वरूप है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेखा और कर्मचारी संगठन में कर्मचारियों की सलाह है। इन द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एडवाइस ऑफ स्टाफ इज बाध्यकारी नहीं, नॉट बाइंडिंग, बाध्यकारी, बाइंडिंग, प्रभावित नहीं, नॉट अफेक्टेड, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
रेखा और कर्मचारी संगठन में कर्मचारियों की सलाह ली जाती है, लेकिन उसे मानना कोई बाइंडिंग नहीं होता है। ये हायर मैनेजमेंट के ऊपर है कि उसे माने या ना माने। अगला प्रश्न है, समिति संगठन में संचार है। इन द कमेटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन इज मुश्किल, डिफ़िकल्ट, आसान, ईजियर, प्रभावित नहीं, नॉट अफेक्टेड, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, समिति संगठन में कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये ए लिखा है, ये गलत है, बी कर लो इसे। अगला प्रश्न है, अव्यूह संगठन है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, लेटेस्ट यानी नवीनतम, मध्यमकालीन यानी मेडिवल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे नया ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समिति है, एक कमेटी इज समय की बचत करने वाली, टाइम सेविंग, समय लेने वाली, टाइम कंज्यूमिंग, समय संलग्न नहीं करता है, डज नॉट अटैच टू द टाइम, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ देखो, समिति जो होती है ये एक समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। समिति के माध्यम से कोई भी काम करने में समय ज़्यादा लगता है। समिति बनाने में भी समय लगता है और उसके माध्यम से कार्य में भी समय लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सैन्य संगठन के रूप में भी जाना जाता है? तो अभी हमने पहले भी देखा है, रेखा संगठन का एक नाम सैन्य संगठन भी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखा संगठन में व्यावसायिक गतिविधियों को निम्नलिखित 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन द बिजनेस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स? खाते उत्पादन एवं बिक्री, अकाउंट प्रोडक्शन एंड सेल्स, उत्पादन गुणवत्ता एवं बिक्री, प्रोडक्शन क्वालिटी एंड सेल्स, उत्पादन गुणवत्ता एवं रखरखाव, प्रोडक्शन क्वालिटी एंड मेंटेनेंस, या उत्पादन रखरखाव एवं बिक्री, प्रोडक्शन मेंटेनेंस एंड सेल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रेखा संगठन का जो स्वरूप बनाया गया है उसमें 3 विभाग मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, एक अकाउंट विभाग, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक सेल्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़े इस्पात संयंत्र आमतौर पे किस संगठन संरचना का पालन करते हैं? विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज जनरली फॉलोड बाय द बिग स्टील प्लांट? रेखा संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, रेखा और कर्मचारी संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, या उपरोक्त सभी। तो बड़े प्लांट जो स्टील के होते हैं वो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखा संगठन किस प्रकार के संगठन के लिए उपयुक्त है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर विच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? लघु उद्यम, नियमित संचालन होने वाले उद्योग, सतत प्रक्रिया उद्योग, या उपरोक्त सभी? स्मॉल इंटरप्राइजेज विथ रूटीन ऑपरेशंस, कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज, या ऑल ऑफ द एबव? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये इन तीनों प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा और कर्मचारी संगठन का लाभ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन? मितव्ययी, इनएक्सपेंसिव, कमांड में एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, प्रशिक्षण के लिए अवसर, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग, या बेहतर निर्णय लेना, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि रेखा और कर्मचारी संगठन जो है महंगा होता है, मितव्ययी नहीं होता है। बाकी यूनिटी ऑफ कमांड, ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी और इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग इसके गुण होते हैं, लेकिन ये महंगा होता है, ये इसकी एक कमी है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का संगठन कार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा पर आधारित है? विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप? रेखा संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, रेखा और कर्मचारी संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, या समिति संगठन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन? तो कार्यात्मक फोरमैनशिप जो है वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक गुण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पाद श्रृंखला और क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर संगठन का कौन सा रूप अलग अलग कार्य करता है? विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स डिफरेंट फंक्शंस टुगेदर बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइन एंड रीजनल डिवीजन? लाइन संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मंडल संगठन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, या समिति संगठन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मंडल संगठन यानी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन
अलग अलग डिवीज़न बना के अलग अलग उत्पाद श्रृंखला या अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग संगठन बनाए जा सकते हैं। डिविजनल संगठन में ये चीज़ पॉसिबल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की समिति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कमेटी? लाइन एंड स्टाफ कमेटी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कमेटी, स्टैंडिंग और एडहॉक कमेटी, या ऑल ऑफ द एबव? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। यानी ये सभी जो है समितियों के प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखा संगठन में संशोधन क्या है? व्हाट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन? रेखा संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, रेखा और कर्मचारी संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, या समिति संगठन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन? तो रेखा संगठन के दोषों को दूर करने के लिए उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, और मॉडिफिकेशन करके जो नया ऑर्गेनाइजेशन का तरीका निकला उसी को हम रेखा और कर्मचारी संगठन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की प्रैक्टिस समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए। यदि कोई समस्या है तो कमेंट में बताइए, कोई डाउट है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।